नमस्कार बच्चों, मैं हूं शुभांगी सक्सेना, आपकी विज्ञान की अध्यापिका। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय का अध्याय 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। और आज हम बात करेंगे इसके भाग 6 के विषय में, जो कि है हमारा पाठ्य निहित प्रश्न। मतलब आज हम क्या करेंगे कि आपकी पाठ्य वस्तु में जितने भी अध्याय 2 के प्रश्न हैं जो कि अंदर दिए हुए हैं, उन सभी को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस क्लास को और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न दिया है, आपको 3 परख नलियां दी गई हैं। इन 3 परख नलियों में ये कहा है कि एक में तो आश्रित जल भरा हुआ है और अब जो 2 बची हैं उनमें से एक में अम्ल का विलयन है और दूसरे में आपका क्षारीय विलयन दिया गया है। अब आपको क्या दिया है? केवल लाल लिटमस पत्र ही आपको क्या मिला है? ये चेक करने के लिए मिला है कि आप ये बता दो कि कौन सी परख नली में कौन सा विलयन भरा है। भाई किया क्या कि हमने आपको 3 परख नलियां दे दी। इन 3 परख नलियों में हमने एक में आश्रित जल भरा है, एक में आपका क्या भर दिया? क्षार, और एक में आपका भर दिया अम्ल। और आपको केवल एक लाल लिटमस पत्र हमने दिया और कहा कि अब बताओ कि कौन सी परख नली में कौन सा विलयन है। तो हम क्या करेंगे भाई? बता देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने 2 ट्रिक पढ़ी थी, या कहें हमने 2 नाम पढ़े थे। क्या पढ़े थे? एक हमने पढ़ा था, एक तो था अनिल, और ये जो अनिल था ये क्या था? आपका शालीन था। क्या था भाई? शालीन था। अब करना क्या था कि ये जो अ है ये कौन होता है? आपका अम्ल होता है, ठीक। और न से क्या करता है कि जो नीला लिटमस पत्र होता है उसे ये क्या कर देता है? लाल कर देता है। बात समझ में आ गई? यानी अम्ल क्या करेगा? नीले को लाल कर देगा। पर श से क्या होता है? आपका क्षार होता है, और ये जो क्षार है ये क्या करेगा? लाल को क्या कर देगा? नीला कर देगा। क्या कर देगा भाई? नीला कर देगा। बात यहां तक आ गई समझ में? अब मेरे पास कौन सा लिटमस पत्र है? लाल लिटमस पत्र है। तो मैं देखो क्या करूंगी कि मैं पहले एक परख नली में इसको डालूंगी। कितनी परख नली है भाई मेरे पास? 3 परख नली है, ए, बी और सी। तो मुझे ये पता है कि जिसमें भी आश्रित जल होगा उसका रंग परिवर्तित नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो मैं क्या करूंगी कि एक परख नली में जब आपका लिटमस पत्र डालूंगी तो होगा क्या कि एक परख नली ऐसी होगी जिसका रंग ही परिवर्तित नहीं होगा, और जिसका रंग परिवर्तित नहीं होगा वो कौन सी हो जाएगी? आश्रित परख नली हो जाएगी। यानी उसमें आश्रित जल आपका भरा हुआ होगा। अब चूंकि लाल लिटमस पत्र है तो जैसे ही आप क्या करोगे? क्षार में डालोगे तो क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। और उस नीले लिटमस को क्या करना? अम्ल में डालना। तो क्या बन जाएगा? आपके पास क्या मिल जाएगा? वो उसे क्या कर देगा भाई? वापस से क्या कर देगा? लाल कर देगा। तो क्या हो जाएगा? आपका परख नली का परीक्षण पूरा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? करेंगे क्या भाई? देखो 3 परख नलियां मैंने ले ली है, और इन परख नलियों में मैंने क्या करा? सिर्फ क्या था? लाल लिटमस पत्र ही था। तो लाल लिटमस पत्र मैंने डाला और देखा कि यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। भाई हुआ है क्या? तो लिख दूंगी मैं यहाँ पर कि कोई परिवर्तन जो है वो मुझे दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब कोई परिवर्तन जो है वो नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया है? आपका आसूत जल या फिर आश्रित जल हो गया। अब क्या करूं? इस लाल लिटमस पत्र को मैंने एक दूसरी परख नली में डाला और डालते ही देखा कि ये कैसा हो गया है? नीला प्राप्त हो गया है। तो मुझे ये पता था कि जो क्षार होते हैं वो क्या करते हैं भाई? नीला करते हैं। क्या क्या करते हैं भाई? लाल लिटमस को क्या करते हैं? नीला कर देते हैं। तो ये कौन है भाई? क्षार है। इसने क्या किया है? लाल लिटमस को क्या कर दिया भाई? नीला
कर दिया। अब मुझे क्या मिल गया? नीला लिटमस मिल गया और एक ही परखनली मेरे पास बची है। तो इस परखनली में क्या हुआ है? ये नीला लिटमस पत्र डालते ही लाल हो गया। तो मुझे पता चल गया परखनली सी में कौन है? अम्ल है, बी में क्षार है और ए में कौन है? आसूत जल है। तो भाई देखो, लाल लिटमस को परखनली ए में डालने पर कोई परिवर्तन आपका जो है वो उत्पन्न नहीं होता या दिखाई नहीं देता। तो कौन सा जल है? आसूत जल है। और जैसे ही आप क्या करोगे? बी में डालोगे तो आपका कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। तो क्या हो गया भाई? क्षार है। और अब उस नीले को वापस अम्ल वाले विलयन में डालोगे या परखनली सी में डालोगे तो क्या हो जाएगा? पुनः लाल प्राप्त होगा, जो कि क्या बताता है कि विलयन की प्रकृति कैसी है भाई? अम्लीय है। बात यहां तक समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? चलो देखते हैं प्रश्न संख्या 2। क्या कह रहे हैं भाई? पीतल तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए भाई? बताओ भाई, क्यों नहीं रखने चाहिए? अरे भाई, पीतल और तांबे के बर्तन, दही और खट्टे पदार्थ। भाई जो दही और खट्टे पदार्थ हैं ये क्या करते हैं? अम्ल छोड़ते हैं ना भाई। और अम्ल क्या करेगा? पीतल और तांबे से क्या करेगा? क्रिया कर लेगा। जैसे ही क्रिया हुई तो क्या होगा? एक विषैला या हानिकारक पदार्थ क्या होगा? उत्पन्न हो जाएगा। और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसा है भाई? हानिकारक है। तो हमारे लिए भी कैसा होगा भाई? हानिकारक ही होगा। देखो, दही और खट्टे पदार्थों को पीतल और तांबे के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि दही और अन्य खट्टे पदार्थ जो हैं उनमें कौन होते हैं भाई? अम्ल होते हैं। ये क्या करते हैं? बर्तन से क्रिया करके जहरीला कैसा बनाते हैं भाई? विषैला, पॉइजनस धातु यौगिक बनाते हैं, जो भोजन में क्या करता है? विषाक्तता उत्पन्न कर देता है, उसे विषैला बना देता है। और अगर आप विषैला पदार्थ खाओगे तो पेट तो कैसा हो जाएगा भाई? गड़बड़ हो जाएगा। और स्वास्थ्य भी कैसा होगा? गड़बड़ होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धातु के साथ अम्ल की क्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है? पहला प्रश्न। उदाहरण के द्वारा समझाइए कि आप इस गैस की जांच कैसे करोगे। भाई हमने तो ये वाला परीक्षण बहुत बार किया है। क्या किया है भाई? देखो, आपके पास होती है धातु, क्रिया करवाते हो आप अम्ल के साथ, मिलता क्या है? आपको लवण मिलता है और क्या मिलती है? आपको H2 गैस मिलती है। प्रश्न कह रहा है कि धातु की क्रिया कराओ अम्ल के साथ उदाहरण सहित। तो भाई देखो, हमने ले लिया है जिंक और हमने ले लिया है सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये कौन है भाई? प्रबल अम्ल है, आपका अम्लों का महाराज है। शीघ्रता से H+ आयन देता है। ये क्रिया करके क्या बनाएंगे भाई? ZnSO4 जिंक सल्फेट, जो कि क्या है? लवण। और अब साथ में क्या निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। तो पहला प्रश्न जो था आपका, उस प्रश्न में क्या था कि धातु की अम्ल से अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है? तो हमने बता दिया हाइड्रोजन गैस निकलती है और क्रिया भी करा दी। दूसरा पूछ रहे हैं कि इस गैस की उपस्थिति, कि ये हाइड्रोजन ही है, इसकी जांच करके बताओ। तो कैसे पता चलेगा बिना जांच के कि हाइड्रोजन निकली है, कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, ऑक्सीजन निकली है? तो भाई जांच करेंगे और जांच करके बताएंगे कि भाई हमारे पास कौन सी गैस निकली है? हाइड्रोजन। तो आपको याद है कि हमने ऐसा पढ़ा था, कैसा पढ़ा था भाई? कि एक परखनली ली थी, उस परखनली में हमने क्या डाल दिया था? आपका H2SO4 डाला था। यहाँ पर कुछ टुकड़े डाले थे, किसके? जिंक के टुकड़े डाले थे। ये क्रिया कर रहे थे। यहाँ से एक क्या निकाली थी भाई? प्रवाह नली निकाली थी हमने। क्या निकाली थी? प्रवाह नली। यहाँ पर आपने एक क्या रख दिया था? साबुन का विलयन आपने यहाँ रख दिया था। किसका विलयन था ये? साबुन का विलयन था यहाँ पर। और प्रवाह नली क्या कर रही थी? साबुन के विलयन में जा रही थी। अब यहाँ से क्या उत्पन्न हो रहे थे भाई? बुलबुले उत्पन्न हो रहे थे, ठीक। और इन बुलबुलों के पास में आप क्या ले आए थे? मोमबत्ती ले आए थे। और इस मोमबत्ती को जैसे ही आपने देखा या इस मोमबत्ती को जैसे ही लाया
तो यहाँ पर किसकी आवाज आई थी भाई? फटफट की आवाज आई थी। और ये जो फटफट की आवाज है ये क्या बताती है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो फटफट की आवाज के साथ क्या हो रही है? जल रही है। याद आ गया क्या? ऐसा ही हमने कुछ पढ़ा था क्या? देखो, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया पर लवण का निर्माण होता है, तो ये रहा मेरा लवण। और क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस। तो लवण और हाइड्रोजन गैस पता कैसे चलेगा? तो ऐसे पता चलता है भाई, यही एक्सपेरिमेंट हमने किया था कि नहीं? ये रही आपकी परख नली में डाला था आपने सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये रहा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। जिंक के टुकड़े डाल दिए, क्रिया हो रही है, मोमबत्ती ले गए पास में और आपको पता चल गया कि फटफट की ध्वनि के साथ कौन सी गैस चल रही है? हाइड्रोजन गैस जल रही है। क्लियर हो गया? चलिए इसके परीक्षण को और समझ लेते हैं। H2 गैस पानी में घुलनशील नहीं है, बुलबुलों में क्या होती है? फंस जाती है। तो क्या होगा? बुलबुले जैसे ही बाहर निकलते हैं, आप अपनी मोमबत्ती ले जाना और जलाना, तो फटफट की ध्वनि के साथ क्या निकलेगी? आपकी हाइड्रोजन गैस जो है वो वहां से निकलेगी। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब हो गया है HCl से क्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। भाई क्या उत्पन्न हो रही है? बुदबुदाहट उत्पन्न हो रही है। अब ये बुदबुदाहट से क्या हो रहा है कि उत्पन्न गैस जो है, ये जो बुदबुदाहट में गैस निकल रही है, ये जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। भाई क्या हो रहा है? क्रिया हो रही है। कोई यौगिक है आपके पास, ये कोई यौगिक है ए, ये HCl से क्रिया कर रहा है। क्रिया जब इसने कर ली तो ये क्या कह रहा है कि एक ऐसी गैस निकल रही है यहाँ पर जो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा रही है। भाई जलाने में कौन सहायक है? ऑक्सीजन। और वो क्या कर रही है? बुझा रही है। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक कैल्शियम क्लोराइड है, यानी कि अब क्या हो रहा है कि एक तो गैस निकल रही है और एक क्या निकल रहा है? कैल्शियम क्लोराइड। क्या निकल रहा है भाई? कैल्शियम क्लोराइड। तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण आपको लिखनी है। भाई इसने 2 हिंट दिए हैं। पहला कि आपके पास क्रिया हो रही है अम्ल के द्वारा, यानी HCl अम्ल से क्रिया हो रही है। बन क्या रहा है? कैल्शियम क्लोराइड आपका बन रहा है। एक गैस आपकी निकल रही है और ये गैस क्या कर रही है? जलती हुई मोमबत्ती को बुझा रही है। और बुझा रही है, इसका मतलब कौन सी गैस हो गई है? CO2 गैस हो गई है, क्योंकि ये क्या करती है? बुझा देती है। क्या करती है भाई? बुझा देती है। तो पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि ये जो A है ना, ये कौन है? आपके पास उत्पाद आपको मिल गए हैं, आपको एक अभिकारक पता है, दूसरा बताना है। वीडियो को करो पॉज और कोशिश करो कि यहाँ कैल्शियम है, इसका मतलब यहाँ भी कैल्शियम का ही कोई यौगिक आपको मिला होगा। ऑक्सीजन भी साथ में मिल रही है। देखो HCl में कोई ऑक्सीजन है क्या? नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे कैल्शियम और ऑक्सीजन वाला कोई यौगिक आपको मिला होगा। तो वीडियो को करो पॉज और सोचो कि क्या मिलता है जल्दी से, और हम देखते हैं कि क्या है। देखो, अंतिम उत्पाद कैल्शियम क्लोराइड है हमारे पास, और बनने वाली गैस कौन है भाई? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए धातु यौगिक कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो मैंने आपको ये कहा था कि भाई ऑक्सीजन मिल रही है और कैल्शियम मिल रहा है, तो कैल्शियम और ऑक्सीजन का ही कोई यौगिक आपके पास होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कर रहा है, तो कैल्शियम क्लोराइड मिल रहा है। इसने आपके जलती हुई मोमबत्ती को बुझा दिया और साथ में क्या दे दिया है? जल दे दिया। तो यौगिक ए का नाम क्या है? आपका कैल्शियम कार्बोनेट। बात आ गई समझ में? चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5। HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं? भाई ये दोनों कौन है? आपके प्रबल अम्ल हैं। कौन है भाई? प्रबल अम्ल। और प्रबल अम्ल क्या करते हैं? आपका शीघ्रता से क्या देते हैं? H+ आयन ये आपको दे देते हैं। कब देंगे? जलीय विलयन में। जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में
अम्लीयता अभिलक्षण नहीं होता है या ये प्रदर्शित नहीं करते। क्या बोल रहे हैं कि भाई दो तो अम्ल दे दिए जो कि कैसे हैं, प्रबल अम्ल, और क्या दे रहे H+। इसका मतलब जलीय विलयन में जो H+ आयन देगा वही अम्ल होगा। ये दोनों प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब अल्कोहल और ग्लूकोज में H+ आयन क्या है ही नहीं। जब होंगे नहीं तो प्रदर्शित कैसे करेंगे। इसलिए इन दोनों में H+ आयन की अनुपस्थिति के कारण ये अम्लीयता अभिलक्षण आपको नहीं देते हैं। देखो, जलीय विलयन में H+ आयन अम्लीय गुण को दर्शाता है या प्रदर्शित करता है या बताता है। HCl, HNO3 आदि H+ आयन देते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज H+ आयन नहीं देते। इसलिए अल्कोहल और ग्लूकोज क्या हो रहा है, अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करेंगे। बात आ गई समझ में, क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। भाई विद्युत के चालन के लिए एक चीज जरूरी है और वो कौन है, आपकी आयन। ठीक, अब आपका जो अम्ल है ये क्या करता है, भाई जलीय विलयन में क्या होगा, क्रिया होगी। ठीक, अब जलीय विलयन में ये क्या दे देता है आपको, H+ आयन दे देता है। क्या देता है, H+ आयन। और ये आयन विद्युत के चालन के लिए कैसे है, उत्तरदायी है। तो अम्ल H+ आयन की वजह से क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। अम्ल जलीय विलयन में विघटित होकर क्या बनाते हैं भाई, आयन, क्योंकि क्या दे देते हैं, H+ दे देते हैं। ये आयन विद्युत का क्या करते हैं, संचालन करते हैं। बात आ गई समझ में। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 पर आ गए हम। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस कौन है बेटा, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती। भाई एक तो कौन दे दिया तुमको, शुष्क लिटमस पत्र दे दिया, दूसरी गैस भी तुमको शुष्क दे दी हमने। ठीक, अब ये कह रहे हैं लिटमस पत्र को क्यों नहीं बदल रही। भाई लिटमस पत्र को बदलने के लिए अम्ल का या क्षार का आपका जलीय विलयन होना चाहिए, क्योंकि जलीय विलयन में लिटमस क्रिया करके क्या करते हैं, रंग परिवर्तित करता है, और तब हमको पता चलता है कि भाई ये विलयन अम्लीय है या क्षारीय। अब यूं तो आप कोई भी सूखा पत्ता रख दो, कोई क्रिया होगी क्या, नहीं होगी। तो रंग परिवर्तन के लिए जरूरी क्या हुआ, जलीय विलयन जरूरी हुआ। बात समझ में आ गई। अब ये तो आपकी गैस भी शुष्क है, लिटमस पत्र भी शुष्क है, तो कोई गीला तो है ही नहीं। जब गीला नहीं है तो क्रिया भी नहीं होगी। बात समझ में आ गई। देखो, लिटमस पत्र का रंग हाइड्रोजन आयन द्वारा बदला जाता है। अब लिटमस पत्र है, हाइड्रोजन आयन बदलेगा तो हाइड्रोजन आयन तो निकल ही नहीं रहा ना, वो तो जलीय विलयन में निकलता है, वो तो भी निकल ही नहीं रहा है। शुष्क HCl गैस में H+ आयन नहीं होते क्योंकि वो शुष्क अवस्था में है, आपके जलीय विलयन या गीली अवस्था में नहीं है। केवल जलीय विलयन में ही अम्ल जो है वो आयनों में विघटित होते हैं। जलीय विलयन होगा तो H+ मिलेगा, आपको H+ मिलेगा तो रंग भी परिवर्तित होगा। इसलिए लिटमस पत्र जो है वो भी कैसा है, शुष्क अवस्था में। दोनों शुष्क हैं तो क्या होगा, रंग परिवर्तित नहीं होगा। बात समझ में आ गई। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। अम्ल को तनुकृत करते समय ये क्यों अनुशंसित किया जाए कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। अम्ल को किस में मिलाओगे, जल में, न कि जल को अम्ल में। भाई क्या कर रहे हैं हमने आपको ये कहा कि भाई मेरे पास कितने बीकर है, हमने ऐसे ही समझा था 2 बीकर है मेरे पास। ये मैंने 2 बीकर बना लिए, एक में मैंने क्या डाल दिया है, अम्ल डाल दिया है, ठीक, और एक में मैंने जल डाल दिया है। यहाँ मेरे पास एक छोटा सा बीकर और है, और इस बीकर में मैंने क्या रख रखा है, अम्ल रख रखा है। क्या रखा है भाई, अम्ल। और यहाँ भी एक छोटा सा बीकर और है, इस बीकर में मैंने जल रखा है। क्लियर हो गई बात। अब ये कह रहे हैं कि भाई आप जो है अम्ल वाला आपका इतना सारा बीकर है, इस बीकर में क्या भरा हुआ है, अम्ल भरा हुआ है। तो आप क्या करोगे, जैसे ही जल को डालोगे अम्ल में, ये रहा आपका जल और ये आपने डाल दिया, ठीक है, ये आ रहा है, तो क्या होगा बच्चों, बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलेगी, क्योंकि ये कैसी प्रक्रिया है, आपकी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है ये, ऊष्माक्षेपी, यानी कि ऊष्मा जो है
वो बाहर निकलेगी। तो इस जैसे ही आप जल की बूंदे डालेंगे तो ऊष्मा इतनी ज्वाला से या इतनी तीव्रता से बाहर निकलेगी, हो सकता है अम्ल की कुछ बूंदे आपके कपड़ों पर गिर जाए, आपके चेहरे पे आ जाए, आपके हाथ पे आ जाए, हमको नुकसान हो जाए, हम जल जाए। तो क्या होगा, जन क्षति की हानि हो सकती है, जन क्षति हो सकती है। इसलिए हम ये नहीं करेंगे। हमको करना क्या है, हमको अम्ल को तनु करना है, पतला करना है। तो हम क्या करेंगे, बहुत सारा जल ले लेंगे। क्या करेंगे भाई, बहुत सारा जल। जल कैसा होता है, शांत प्रकृति का होता है। तो जल में डाल दो 2-4 बूंद अम्लों की। तो हम क्या करेंगे, यहां से 2-4 बूंद डाल देंगे अम्ल की। अब इतने सारे जल में 2-4 बूंद हम अम्ल की डालेंगे तो क्या पानी उछट के थोड़ी आएगा बाहर, बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये जो प्रक्रिया है ये सुरक्षित प्रक्रिया है, जबकि इसमें तो क्या होगा, ऊष्मा बाहर निकलेगी और हमको क्या हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। बात समझ में आ गई। अम्ल को जल में मिलाने की प्रक्रिया कैसी है, ऊष्माक्षेपी। इसलिए अनुशंसा करते हैं कि पानी की प्रवृत्ति शांत है, इसलिए पानी में कुछ बूंदे किसकी डाल दो, अम्ल की डाल दो, और वो कैसा हो जाएगा, तनुकृत हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि अम्ल में जल मिलाया जाएगा तो बड़ी मात्रा में उत्सर्जन होगा और जन क्षति होगी, क्योंकि कुछ बूंदे अम्ल की हमारे चेहरे पे आ सकती है, हाथ पे आ सकती है, कपड़ों पर आ सकती है, बाहर निकल सकती है, दूसरे को भी क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है भाई, देखो, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की जो सांद्रता है कैसे प्रभावित होती है। हाइड्रोनियम आयन कैसे बना भाई, देखो, आपका H2O है और ये क्या कर रहा है, H+ से क्रिया कर रहा है, तब आपका H3O+ बन रहा है, जो कि क्या है, हाइड्रोनियम आयन है। अब ये जो H+ है ये कहां से आया भाई, अम्ल ने क्या करा, H+ दिया। कब दिया, जलीय विलयन में अम्ल ने H+ दिया। अब वो जो जलीय विलयन यानी जल है, तो जल आपका H+ से क्रिया कर लेगा और H3O+ बना लेगा। बात समझ में आ गई। कह रहे हैं इसको तनुकृत कर दो, पतला कर दो। जैसे ही पतला करोगे तो अम्ल की मात्रा भी कम हो जाएगी, H+ भी कम होगा, तो H3O+ की सांद्रता कैसी होगी, कम हो जाएगी। जब किसी अम्ल को पतला किया जाता है, तनुकृत करते हैं, तो प्रति इकाई आयतन में क्या होगा भाई, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसी होगी, कम, क्योंकि H+ की सांद्रता कैसी हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। बात समझ में आ गई। इसलिए H3O+ की सांद्रता कैसी होगी, प्रभावित होगी। देखते हैं अगला प्रश्न। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में आधिक्य में क्या कर रहे हैं आप, क्षार मिला रहे हैं। जैसे ही क्षार मिला रहे हैं तो बताइए ये जो OH- आयन है इसकी सांद्रता कैसे प्रभावित होगी। भाई देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है, NaOH का विलयन है, पहले से ही क्या है, ये प्रबल क्षार है, क्योंकि क्या दे रहा है, जलीय विलयन के अंदर OH- आयन दे रहा है। अब क्या कर रहे हो आप, और क्षार मिलाए जा रहे हो, तो और OH आयन मिलते जा रहे हैं। जितने OH आयनों की संख्या बढ़ेगी उतना ही क्षारीय प्रवृत्ति जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो कह रहे भी हाइड्रोक्साइड आयन में आपने क्या मिला दिया, और क्षार मिला दिया, तब क्या होगा, सांद्रता कैसी होगी, बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में आप अतिरिक्त क्षार को मिलाएंगे तो OH की सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी। बात क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपके पास अब है 2 विलयन, एक कौन सा है भाई, A और दूसरा B। विलयन A के pH का मान है 6, यानी एक तो था मेरे पास A जिसका pH कितना है भाई 6, एक है B जिसका pH कितना है 8। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, कौन सा अम्लीय है और कौन सा क्षारीय। भाई अपने को पता है कि जब 7 होता है तो कौन होता है, उदासीन होता है। अब 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो क्या हो जाता है, क्षार हो जाता है, और अगर नीचे जाते हैं 0 की तरफ जाते हैं तो क्या हो जाता है, अम्ल हो जाता है। यानी कि आपका विलयन जो A है वो क्या है, अम्ल है, विलयन B क्या है, क्षार है, क्योंकि 7 से कम है
इसलिए कौन है? अम्ल। अम्ल है तो क्या होगा? H+ आयन की जो सांद्रता है वो कैसी होगी? ज्यादा होगी। बात समझ में आई? देखो 7 से कम पीएच अम्लीय विलयन को इंगित करता है, जबकि 7 से अधिक पीएच क्षारीय विलयन को इंगित करता है। चूंकि विलयन A का मान 6 है तो H+ आयन की सांद्रता विलयन A में क्या है? ज्यादा। तो विलयन A आपका अम्ल है, विलयन B आपका क्या हो गया है? क्षार हो गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। H+ आयन जो है जलीय विलयन में सांद्रता के विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? भाई H+ आयन की सांद्रता के विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखो अगर H+ आयन आपका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है? अम्लीय प्रकृति जो है आपकी वो भी क्या हो जाएगी? आपकी बढ़ जाएगी। अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी तो अम्लीय सांद्रता यानी H+ आयन की सांद्रता भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। H+ आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी विलयन की अम्लीय प्रकृति भी क्या होगी? उतनी ही अधिक होगी। बात समझ में आ गई? ठीक लग रहा है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं? अगर हाँ तो फिर ये क्षारकीय क्यों है? भाई बात तो सही है कि अगर क्षारकीय विलयन है और उसमें H+ आयन है तो वो फिर अम्लीय क्यों नहीं है? वो क्षार कैसे हुए? भाई हमको पता है जो ज्यादा शक्तिशाली उसका प्रभाव ज्यादा होता है। तो अगर विलयन कैसा है आपका? क्षार, इसका मतलब क्या निकल रहा है? OH- आयन। और OH- आयन क्या है? ज्यादा निकल रहा है। किसकी तुलना में? H+ आयन की तुलना में ये ज्यादा है, इसलिए विलयन कैसा है? क्षार है। अगर H+ ज्यादा होता तो विलयन कैसा होता? अम्ल होता। बात समझ में आ गई? तो भाई बिल्कुल होते हैं H+ आयन, लेकिन कैसे होते हैं? कम होते हैं। और ज्यादा कौन है? OH- आयन। तो प्रभाव किसका होगा? OH- आयन का। तो प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी। बात समझ में आ गई? चलो अगला प्रश्न देखते हैं। कोई किसान खेत की मृदा किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम आपका ऑक्साइड यानी कि CaO, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका, और चौक या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा? भाई ये तीनों किस प्रकृति के हैं? क्षारीय प्रकृति के हैं। और अगर किसान इन्हें यूज कर रहा है, उपयोग कर रहा है, इसका मतलब मिट्टी कैसी हो गई है? अम्लीय हो गई है। तो मिट्टी में क्षारीय गुण बनाना या फिर उसको उदासीन करने के लिए हम क्या करेंगे? इनमें से कोई भी पदार्थ मिलाएंगे तो मिट्टी कैसी हो जाएगी? आपकी उदासीन हो जाएगी और खेती के लिए क्या होगी? उपयुक्त होगी। यदि मिट्टी अम्लीय है और खेती के लिए अनुपयुक्त है तो मिट्टी की क्षारीयता बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाई ये क्या आ गया? भाई देखो CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तो CaOCl2 को हम क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण। और क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं भाई? ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। और सूत्र क्या है इसका? CaOCl2। क्लियर हो गया? देखो भाई ब्लीचिंग पाउडर और विरंजक चूर्ण। अगला प्रश्न क्या है? उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण आपका बनाता है। भाई आपको वो पदार्थ बताना है जो क्रिया किससे कर रहा है? क्लोरीन से क्रिया कर रहा है और आपका विरंजक चूर्ण बना रहा है। भाई आपको क्या करना है? ऐसा पदार्थ बताना है कि क्लोरीन से तो उसकी क्या हो रही है? क्रिया हो रही है और बन क्या रहा है? विरंजक चूर्ण बन रहा है। तो वीडियो को करो पॉज और इस खाली स्थान को अपनी कॉपी में भर लो फटाफट से। चलिए देखते हैं क्या है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण और क्या करता है? जल का निर्माण करता है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न।
कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग करते हैं? तो हमने पढ़ा था सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो जल की कठोरता को दूर करने का काम करता है। बात समझ में आ गई? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? आप इस विलयन को कर दो गर्म और बताओ कि अब उत्पाद में क्या मिलेगा। तो करो वीडियो को पॉज और लिखो अपनी कॉपी में कि जब आप इसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या मिलने वाला है हमको। तो भाई जब हम गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल हमको क्या होता है? प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया का समीकरण लिखो। ऐसा प्रश्न बोर्ड एग्जाम्स में कभी कभी आ जाता है, आपको ये याद होना चाहिए और इसके लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र भी याद होना चाहिए। तो करो वीडियो को पॉज और लिखो अपनी कॉपी में कि ये अभिक्रिया कैसे होती है। तो देखो भाई, कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा जल का अणु है और ये 3/2 जल के अणु के साथ क्रिया करेगा तो 2 जल के अणुओं का निर्माण करेगा कैल्शियम सल्फेट के साथ, जिसका नाम है जिप्सम। क्या नाम है भाई? जिप्सम। बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत है? ये हमने आज क्या कर लिए हैं, आपके पाठ्य निहित प्रश्नों को हल कर लिया है। आपको क्या करना है, आपको इस जितने प्रश्न हैं इनको दोहराना है, समीकरणों को बिना देखे लिखना है। और अब हम मिलेंगे आपसे अगले भाग में। धन्यवाद।